सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू UIS। सो 9 PM सीरीज़ के अंदर लेट्स डिस्कस अलग अलग सोर्सेस में जो टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक ई स्पोर्ट्स के बारे में है। तो ये न्यूज़ में है इस समय, अगर आप देखो इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर ये आर्टिकल भी है। गवर्नमेंट गिव्स ऑफिशियल रिकॉग्निशन टू ई स्पोर्ट्स। तो यहाँ पे अगर आप देखो विथ रेफरेंस टू ई स्पोर्ट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड रिसेंटली इंटीग्रेट it with mainline sports discipline in the country. President of India, in exercise of the powers conferred by Clause 3 of Article 77 of the Constitution, amended the rule governing esports. There had been a growing demand for esports to be included in curriculum of multidiscipline events after it was included in 2018 Olympic Games. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि इवन लाइक Olympic Games, including 2018 Olympics. So there had been growing demand for esports to be included in the curriculum of multidiscipline events after it was included in 2018 Jakarta. ये ओलंपिक गेम्स नहीं है, 2018 जकार्ता एशियन गेम्स में इसको इंक्लूड किया गया है एंड एज अ डिमॉन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स मीनिंग मेडल वॉन इन द स्पोर्ट्स वे आर नॉट काउंटेड इन द ऑफिशियल ओवरऑल मेडल्स टैली. इंटरनेशनल जो ओलंपिक कमेटी है, इट इज़ ऑल्सो गोइंग बिग ऑन पॉपुलराइजिंग ई स्पोर्ट्स विद सिंगापुर बीइंग कंफर्म टू होस्ट द इनॉग्रल ओलंपिक ई स्पोर्ट्स वीक इन जून नेक्स्ट ईयर. तो सिंगापुर के अंदर जो ओलंपिक ई स्पोर्ट्स वीक भी सेलिब्रेट आपका किया जाए, तो इसमें हमें भी आगे जाना है. उस कंटेक्स्ट में ई स्पोर्ट्स को इंक्लूड करना ज़रूरी है. तो ये स्टेटमेंट गलत है बिकॉज ये 2018 ओलंपिक गेम्स जकार्ता एशियन गेम्स से है. एंड ये स्टेटमेंट सही है कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है उन्होंने जो उनको पावर है क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 77 उसका इस्तेमाल करके जो रूल है गवर्निंग ई स्पोर्ट्स और आस्क द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री टू इंक्लूड ई स्पोर्ट्स एज अ पार्ट ऑफ मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट. ई स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट का हिस्सा बना के देखा जाएगा. तो ये स्टेटमेंट सही, ये सही है. तो आंसर है दैट इज़ 1 and 2. नेक्स्ट देखो, दिस टॉपिक इज़ रिलेटेड विथ हंगर. सो हंगर से रिलेटेड टॉपिक है, एक मेजर इशू है इंडिया के कंटेक्स्ट में देखा जाए, विश्व की बात करें तो उसमें भी. तो यहाँ पे देखा जाए तो ये डाउन टू अर्थ का है. 2022 टू शॉर्ट टू फार हाउ फूड सिस्टम इवॉल्व फॉर द हंगरी. So consider the following statement about hunger. United Nations World Food Program called 2022 the year of unprecedented hunger. The number of people facing acute food insecurity has almost tripled since 2019, and as many as 828 million people go to bed hungry every night. Systemic policy changes and global concentrated efforts are necessary to alleviate the condition of these people and meet the UN mandated sustainable development goal of zero hunger by 2030. अब देखो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हंगर. सो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बात किया जाए, 2022 की थीम आपकी है द ईयर ऑफ अनप्रेसिडेंटेड हंगर. ये स्टेटमेंट सही है. जो नंबर ऑफ पीपल हैं दोज हु आर फेसिंग एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी, वो तेज़ी से ट्रिपल हुआ है, मतलब इंक्रीज़ हुआ है सिंस 2019. और लगभग 828 मिलियंस दे गो टू बेड हंगरी एवरी नाइट. हर रात को लगभग आप कह सकते हो इतने लोग दे हैव टू स्लीप हंगरी. एंड देर इज़ नीड टू सर्टेन चेंजेस पॉलिसी लेवल पे करने की ज़रूरत है. और इवन यूनाइटेड नेशन का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जीरो हंगर का, उसको भी अचीव करना है बाय 2030. तो यहाँ तीनों स्टेटमेंट्स आपके, ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. नेक्स्ट टॉपिक इज़ दिस इज़ रिलेटेड विथ हेल्स. ये हेल्स हैं, जैसे अगर आप देखोगे तो ये जो फॉल कर रहे हैं दे आर कंसिडर्ड एज हेल्स. इसका भी अगर आप न्यूज़ देखो तो डाउन टू अर्थ के अंदर है, अनएक्सपेक्टेड स्नो कवरिंग आसाम टाउन हेल डिपॉजिट्स. एक्सपर्ट्स जो कह रहे हैं विथ रेफरेंस टू हेल्थ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. हेल इज अ फॉर्म ऑफ अ सॉलिड प्रेसिपिटेशन. हेल्स जनरली फॉल इन कोल्ड वेदर and hails is possible within most thunderstorm as it is produced by cumulonimbus. cumulonimbus क्या है? क्लाउड है. और दिस cumulonimbus की अगर हम बात करें, सो cumulonimbus जो क्लाउड्स होते हैं ये ऐसे क्लाउड्स हैं जो कि रेन कैरी करते हैं. सो हेल की अगर बात करें तो ये सॉलिड प्रेसिपिटेशन है, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल बारिश की तरह नहीं. जैसे अगर देखा जाए तो ये हेल से सॉलिड प्रेसिपिटेशन, इस टाइप से छोटे छोटे जो बर्फ़ हैं वो आपके इसमें गिरते हैं. एंड इट कंसिस्ट ऑफ बॉल्स और इरेगुलर लंप ऑफ आइस. हेल फॉर्मेशन रिक्वायर एनवायरमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मोशन ऑफ एयर विद इन द पेरेंट थंडर स्ट्रॉम. एंड जैसे जैसे अगर टेम्परेचर बहुत ही लो है तो नीचे नीचे जैसे जैसे फॉल करेंगे तो दे विल फॉल इन द फॉर्म ऑफ हेल स्टॉर्म जनरली फॉल एट हायर स्पीड.
जैसे जैसे इनकी साइज़ बढ़ेगी, एज दे ग्रो इन साइज थ्रू कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर जैसे मेल्टिंग, फ्रिक्शन विथ एयर, विंड, इंटरेक्शन विथ रेन एंड अदर हेल स्टॉर्म, दे कैन स्लो देयर डिसेंट थ्रू अर्थ एटमॉस्फेयर। कई जो वेदर वार्निंग इश्यूज की जाती है हेल्स के कंटेक्स्ट में, तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है कि हेल जनरली फॉल इन कोल्ड वेदर, दिस इज़ इनकरेक्ट। बारिश के टाइम पे आपका होता है, तो यहाँ पे ये और ये आपका स्टेटमेंट सही है। आंसर है दैट इज़ 1 and 3। तो हेल फॉर्मेशन क्या आपको याद रखना कि स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मोशन ऑफ एयर विद इन द पेरेंट थंडरस्टॉर्म। पेरेंट थंडरस्टॉर्म का मतलब हो गया कि वो बादल जिससे नीचे प्रिसिपिटेशन हो रही है, बारिश आपकी हो रही है, तो इसमें आंसर होगा दैट इज़ 1 and 3। नेक्स्ट टॉपिक इज दिस इज रिलेटेड विथ अ मिसाइल एंड द नेम ऑफ द मिसाइल इज दैट इज प्रलय। प्रलय, तो इस पर भी अगर आप न्यूज़ देखो इकोनॉमिक टाइम्स में है, इंडिया क्लियर्स प्रलय टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स फॉर आर्म फोर्सेस। तो यहाँ पे देखो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रलय मिसाइल। प्रलय इज अ क्वासी बैलिस्टिक सरफेस टू एयर missile. The advanced missile has been developed in a way to be able to defeat interceptor missile. It has the ability to change its path after covering a certain range in mid-air. तो प्रलय की बात करें तो प्रलय बेसिकली क्वासी बैलिस्टिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल, इट्स नॉट सरफेस टू एयर, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, एक जगह से दूसरी जगह हिट करने के लिए। बैलिस्टिक की यहाँ पे जैसे अगर बात किया जाए तो प्रलय मिसाइल जो है, प्रलय की अगर बात किया जाए तो प्रलय इज़ पावर्ड बाय सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर। रॉकेट मोटर के माध्यम से इसको पावर, मतलब जो थ्रस्ट इसको मिलेगा जिसके माध्यम से वो आपकी मूव करेगी। एंड ये जो स्टेटमेंट गलत है। एंड ये आपका इट हैज़ एबल टू डिफीट रिसेप्टर मिसाइल्स इन अ वे टू बी एबल टू डिफीट द इंटरसेप्टर जो मिसाइल्स हैं उनको डिफीट करे बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी जो इसमें है। तो ये जो एडवांस मिसाइल है एंड जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं उसको इट कैन ईजिली डिफीट एंड इट हैज़ द एबिलिटी। अब इंटरसेप्टर जो मिसाइल होती है, जैसे फॉर एग्जांपल वो इस मिसाइल को डिटेक्ट कर लें और फिर उसको काउंटर करके ख़त्म कर सकती है। तो इट हैज़ द एबिलिटी टू कि ऐसी जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स है उसको ख़त्म करना, मतलब उसको ख़त्म क्या करना, उसको एक तरीके से वो इसको पकड़ ना पाएँ या फिर इसको डैमेज प्रलय मिसाइल को ना कर पाएँ। बिकॉज द प्रलय मिसाइल वो अपने पैथ को तुरंत चेंज कर सकती हैं। एंड दिस बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब होता है दे फॉलो अ पैराबोलिक पाथ। यहाँ से आपने हिट किया और इस तरीके से एक सरफेस से दूसरे सरफेस को हिट करेगी, तो ये अपने पाथ को भी चेंज कर सकती है और इंटरसेप्टर मिसाइल्स भी इसको डैमेज नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही है, ये गलत है, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। आंसर जो है दैट इज़ 2 and 3। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज़ अबाउट द वायरस जो कि अभी न्यूज़ में है, दैट इज़ कोस्टा 1 कोस्टा 2 करके वायरस है। सो दैट इज़ इन न्यूज़, सो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। यहाँ पे अगर डाउन टू अर्थ की बात करें तो कीपिंग अप विथ वायरसेस डिस्कवरीज इन 2020 टू कीप एन आई ऑन। तो यहाँ पे जैसे विथ रेफरेंस टू कोस्टा 2 consider the following statement. The Costa 1 and Costa 2 viruses were discovered in African bats in late 2020. Costa 2 and SARS-CoV-2 belongs to the same subcategory of coronavirus known as सर्बिकोवायरसेस. इट इज़ ऑल्सो capable of infecting human cells. तो Costa 1 and Costa 2 viruses जो हैं दे वर डिस्कवर्ड इन रशियन बैट्स। ये रशियन बैट्स में डिस्कवर किया गया था 2020 के अंदर। रशियन जो बैट्स हैं, जो चमगादड़ है, उसमें इनको डिस्कवर किया गया था, तो ये स्टेटमेंट गलत है। एंड कोस्टा 2 एंड SARS-CoV-2 ये सेम कैटेगरी कोरोना वायरस से ही बिलोंग करते हैं, जिन्हें हम सर्बिको वायरस भी कहते हैं, और ये ह्यूमन सेल्स को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए ये न्यूज़ में भी है इस समय अगर देखा जाए। एंड इट कैन ऑल्सो भी वी कैन से कि इम्पैक्ट जो ह्यूमन को भी कर सकता है। एंड अभी ये कहा गया कि जो ये वायरसेस हैं दे आर सर्कुलेटिंग इन वाइल्ड लाइफ आउटसाइड एशिया। कुछ प्लेसेस हैं वेस्टर्न रशिया, वहाँ भी देखने को मिल रहे हैं, और ये ग्लोबल हेल्थ के लिए भी एक चैलेंज हो सकता है फ्यूचर के अंदर, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो यहाँ आंसर है दैट इज़ डी। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज़ अबाउट द टर्टॉइज। सो एक टर्टॉइज के बारे में ये टॉपिक है एंड दिस इज़ आल्सो बीन पब्लिश्ड। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो डाउन टू अर्थ के अंदर 10 एशियन जायंट्स टर्टॉइज रिलीज्ड इनटू नागालैंड प्रोटेक्टेड एरिया फॉर रीवाइल्डिंग। तो यहाँ पे अगर आप देखो एशियन जायंट टर्टॉइज के बारे में, इसको ऑल्सो नोन कॉमनली एज माउंटेन टर्टॉइज भी कहते हैं। एशियन जायंट टर्टॉइज इज लिस्टेड एज वनरेबल, इसे वनरेबल कंसिडर किया जाता है। एंड अंडर द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इट इज़ बिलीव टू बी अमंग द मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ द लिविंग टर्टॉइज बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर एंड मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज़। तो देखा जाए तो मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ द लिविंग टर्टॉइज के रूप में कंसिडर किया। तो ये जो अगर देखा जाए तो जो एशियन जायंट टर्टॉइज है, ये
वनरेबल नहीं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, तो स्टेटमेंट गलत हो गया। और इसे माउंटेन टॉर्टॉइस भी कहा जाता है। एंड ये भी कहा जाता है कि इसका एकदम मतलब इनिशियल स्टेज में जो टॉर्टॉइस थे उस कंडीशन में इनको कंसीडर किया जाता है। विथ 110 हैचलिंग्स एंड जुवेनाइल्स फ्रॉम 13 एडल्ट्स, नागालैंड जूलॉजिकल पार्क हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ एशियन जायंट टॉर्टॉइस। एशियन जायंट, तो वहाँ पे इसको आपको रखा जाएगा जिससे इसको प्रोटेक्शन किया जा सके। तो ये है। सो दिस सेशन वॉज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। अनअकैडमी के अंदर ग्रेट ऑफर है अभी, ठीक है। तो अभी आप 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन लो तो 3 जनवरी से मेरा कोर्स आ रहा है करंट अफेयर्स का, जिसमें हिंदू कवर होता है। उसमें मैं आपको माइंड मैप्स भी देता हूँ, पूरे हिंदू का एडिटोरियल एंड ऑल एवरीथिंग इज कवर्ड। संडे का पूरा सेशन है। फिर और भी न्यूज़पेपर की चीज़ें वो है, उसकी भी MCQs का आपको PDF मिलता है, क्लास में नोट्स है, आंसर राइटिंग, एवरीथिंग इज़ देयर। तो करंट अफेयर्स के लिए फिर आपको कुछ भी नहीं करने की जरूरत नहीं है। 23-24 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जरूर से जुड़ना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो इसमें आपको ऑप्शनल भी है, तो आप मेरा कोर्स तो कर ही सकते हैं, साथ में जितने ऑप्शनल आपको पढ़ने होते हैं, मतलब एक ही पढ़ना होता है बट आप कोई भी ऑप्शनल चूज़ कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। जनरल स्टडीज़ के सारे सब्जेक्ट आप जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सारे सब्जेक्ट्स आप एक्सेस कर सकते हैं और टॉप एजुकेटर्स से लाइव पढ़ सकते हैं। यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं कि आप एक एजुकेटर के कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं, आप सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेस एक्सेस कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे जाना है और कोड डाल देना, दैट इज़ SPLIVE, और ज्वाइन कर सकते हैं। तो unacademy.com में जाओ, UPSC CSC सेलेक्ट करो, कोड डाल दो, दैट इज़ SPLIVE, और आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन अच्छा कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। UIS चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और सेशन को जरूर से लाइक करें। थैंक यू।